हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक। जिस हिसाब से पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सभी को खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए जो कि उनके शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हैं। और सॉइल की फर्टिलिटी डे बाय डे अगर देखा जाए तो ये रिड्यूस भी हो रही है। ज़्यादा ईल्ड पाने के लिए यानी कि ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी जो है वो है फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, यानी कि जो उर्वरकता है सॉइल की वो भी इंक्रीज हो, और उसके साथ साथ जो ईल्ड है यानी कि पैदावार है वो भी बढ़ सके। और इसके लिए डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज किए जाते हैं। लेकिन इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियली कंपोनेंट है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और फर्टिलाइजर्स के टाइप्स क्या होते हैं ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली चीज की जो फर्टिलाइजर्स हैं यानी कि उर्वरक हैं, ये होते क्या है? ठीक है। रासायनिक रूप से देखा जाए या उर्वरकों की अगर डिफिनीशन के बारे में अगर बात की जाए तो बेटा फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, यानी कि ये रासायनिक घटक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक घटक होते हैं जो कि क्रॉप्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि जो फसलों को दिए जाते हैं जिससे कि उनकी जो ईल्ड है, पैदावार है, वो इनहांस हो सके यानी कि बढ़ सके। ठीक है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो इनका उपयोग किसान प्रतिदिन फसल की उपज को बढ़ाने के लिए करते हैं डे बाय डे। भाई क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, यानी कि जो वातावरण है उसमें परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से ना तो प्रॉपर रेनफॉल हो रहा है आज के समय में देखा जाए तो, और ना ही उतनी प्रोडक्टिविटी रह गई है सॉइल की। इसलिए आर्टिफिशियली या केमिकल सब्सटेंस एग्रीकल्चरल फील्ड में दिए जाते हैं जिसकी वजह से क्रॉप की यील्ड इंक्रीज हो सके यानी कि बढ़ सके। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बेटा, इसमें जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण या अति आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये पोषक तत्व क्या करते हैं बेटा? जो प्लांट्स के लिए आवश्यक है, क्योंकि बेटा प्लांट्स को जब तक न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तब तक ना तो उनमें फ्लावरिंग होगी और ना ही फ्रूटिंग होगी, यानी कि ना तो पुष्पों का निर्माण होगा और ना ही उनमें से फलों का निर्माण होगा, तो पैदावार कहां से बढ़ सकती है? इसीलिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनमें अगर देखा जाए तो प्लांट्स के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं जो कि क्रॉप्स को चाहिए होते हैं, फसलों को चाहिए होते हैं, ताकि उनसे पैदावार बढ़ सके। ठीक है। और पैदावार बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि जो फार्मर्स है उनको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है। अब यहीं पर हम लोग देखें कि ये जो पोषक तत्व होते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट होते हैं, ये इनहैंस करते हैं। ठीक है, यानी कि बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। किस चीज को? पैदावार को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और साथ ही साथ दे इनहैंस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि जो जल धारण करने की क्षमता होती है, वाटर रिटेन करने के, रिटेन मतलब क्या है बेटा? रिटेन करना मतलब किसी चीज को बनाए रखना, और रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि उसको लंबे समय तक उसको बनाए रखना ताकि उत्पादन बढ़ सके यानी कि प्रोडक्टिविटी इनहैंस हो सके। इसीलिए फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चरल लैंड में। ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे कौन से? आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम उर्वरक, जो कि ह्यूमन मेड या मैन मेड भी हम लोग इनको कह सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियली यानी कि हम लोग खुद से बना रहे हैं उनको। और वहीं जो हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं यानी कि प्राकृतिक उर्वरकों की अगर बात करी जाए तो ये नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि नेचर में फ्री फॉर्म से हमें मिलते हैं। और अगर हम फॉरेस्ट को देखें, कहीं पर भी अगर रेन फॉरेस्ट है यानी कि वर्षा वन है, या रेन फॉरेस्ट के अलावा अगर हम लोग देखें कि कहीं पर भी जो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट है, तो वहां पर कोई फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो जो लीफ फॉल होता है वही डिके होगा, और उसकी वजह से ही क्या बनेगा बेटा? जो फर्टिलाइजर्स डेवलप होंगे वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ठीक है। अब यहां पर इनके बीच के डिफरेंस को समझते हैं कि आखिर प्राकृतिक उर्वरक और कृत्रिम उर्वरक होते क्या है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल उर्वरक जो हैं ये क्या होते हैं बेटा? ये प्राकृतिक पदार्थ या आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थ दोनों हो सकते हैं। भाई अगर हमें कोई भी चीज बनानी है
तो उसके लिए तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? हमें नेचर से ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको भी हम लोग खुद से डिजाइन कर लेंगे, कि फास्फोरस को खुद से डिजाइन कर लिया, नाइट्रोजन को खुद से डिजाइन कर लिया, ऐसा तो होगा नहीं। वो तो नेचुरल अकरिंग है। तो जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होते हैं, इनको बनाने के लिए बेसिकली जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं या जो हमारे ह्यूमन मेड डिफरेंट कंपाउंड है, उनके द्वारा हम लोग इनको बनाते हैं। जबकि जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं वो कंप्लीटली नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कंपोनेंट ऐड नहीं किया जाता। ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा डिफरेंस क्या है? दीज आर द केमिकल्स दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यानी कि ये क्या होते हैं बेटा? मुख्य रूप से रसायन होते हैं, यानी कि केमिकल्स होते हैं। और इन केमिकल्स को हम लोग मिट्टी में इसलिए मिलाते हैं ताकि मिट्टी की जो उर्वरकता है, यानी कि जो फर्टिलिटी है, और प्रोडक्टिविटी यानी कि उपजाऊपन है, वो बढ़ सके, इसलिए हम लोग इनको मिलाते हैं। जबकि जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनकी बात करें तो बेटा दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे जंगल है, वहां पर आंधी तूफान आने की वजह से कोई पेड़ गिर गया, ठीक है, या कोई जानवर मर गया। अब उसकी बॉडी में जो डिके होगा, यानी कि जो डीकंपोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, ये उसके शरीर के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उनको तोड़ देंगे सिंपल फॉर्म में, और उनसे ये जो सिंपल फॉर्म में कंपोनेंट मिले हैं वही नेचुरल फर्टिलाइजर्स का काम करेंगे, जो कि डेड एनिमल्स और डेड प्लांट के डीके से मिलता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, ये प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। भाई कृत्रिम है, हम लोग कहां बनाएंगे? पहले तो उनको बनाने की कोशिश की गई लेबोरेटरीज में, लेकिन अब मास प्रोडक्शन करना है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में बनाना है, तो उसके लिए हम लोग फैक्ट्री सेटअप करते हैं। तो फैक्ट्रीज में इनका प्रिपरेशन होता है, यानी कि इनका निर्माण किया जाता है। जबकि जो हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, ये फील्ड यानी कि मैदानों में जहां कहीं पर भी पेड़ गिर गए, जानवर मर गया, तो ये वहीं पर बनते हैं, यानी कि फील्ड में ही बनते हैं। साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। अब ये ह्यूमस क्या होता है बेटा? ह्यूमस उन कंपोनेंट्स को कहते हैं जो कि लीफ के डीके से बनता है, यानी कि पत्ती के क्षरण से जिनका निर्माण होता है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस का जो फॉर्मेशन है, ये आपका जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, ये कभी भी ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि भाई इनमें सड़ी गली पत्तियां यूज ही नहीं हो रही है, तो कहां से बन जाएगा? ठीक है। जबकि जो आपके नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, हम लोग देखते हैं जब भी कभी ऑटम सीजन आता है, यानी कि जब भी कभी ऑटम सीजन का मतलब क्या है? जब पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, वो पत्तियां धीरे धीरे डीकंपोज होती हैं और ये ब्राउन गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आपका ह्यूमस सॉइल को क्या प्रोवाइड करती है? ह्यूमस को प्रोवाइड करती है। वही डिफरेंस में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। भाई पौधे को जो चाहिए हम लोगों ने उसी हिसाब से उतने ही परसेंटेज, उतने ही कंसंट्रेशन के हिसाब से हमने मिला दिया, तो इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में होते हैं, यानी कि पादप के पोषक तत्व। जबकि नेचुरल फर्टिलाइजर्स में जो डिके हो रहा है सिर्फ वही रहेगा, तो इनकी मात्रा कम होती है पादप के पोषक तत्वों की प्राकृतिक उर्वरकों में। एब्जॉर्ब बाय द प्लांट क्विकली। भाई जो चीज फ्री फॉर्म में है, आपको बना बनाया खाना मिले तुरंत खा लोगे, लेकिन अगर खाने को बनाना पड़े तो पहले बनाओगे और बनाने के बाद उसमें समय लगा और फिर मुहूर्त निकालोगे कि हाँ अब खा लें, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कंप्लीटली सिंपल फॉर्म में नहीं होते हैं, तो प्लांट यानी कि पेड़ पौधों को इनको अवशोषित करने में समय लगता है। जबकि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, इनको तुरंत प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते। ठीक है। इट हार्म्स द ऑर्गेनिज्म present in the soil and also cause health issues in people consuming the crops। ठीक है भाई, अगर हम मिट्टी जो है वो नॉर्मल है, उसमें कुछ माइक्रोब्स भी रहते हैं, अगर हमने कोई केमिकल फर्टिलाइजर वहां पर डाल दिया तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? केमिकल फर्टिलाइजर है यानी कि रासायनिक उर्वरक है, तो वो रासायनिक उर्वरक सॉइल में जो माइक्रोब्स है उनकी भी डिके कर देगा या उनकी भी डेथ कॉज करा देगा। क्यों?
क्योंकि डेथ अगर कॉज होगी, भाई कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया केमिकल का तो मरना है ही है, और प्लांट को हम जो देंगे वही रिटर्न गिफ्ट में हमको देगा, तो उसमें वही सारे केमिकल कंपाउंड्स है उसके फ्रूट्स में, या जो भी प्रोडक्ट प्लांट प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसमें वही सारी चीजें हैं। उनको जब हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हम लोगों के हेल्थ इफेक्ट, यानी कि हम लोगों के शरीर में क्या होता है बेटा, कई सारे हेल्थ डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोगों को कई सारी हेल्थ डिफेक्ट्स यानी कि कई सारी समस्याएं पैदा कर देते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। जबकि जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं ये कभी भी जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते, और इनकी वजह से जो प्लांट को ये मिल रहे हैं उनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम लोगों के लिए हेल्दी भी रहते हैं। और इस समय पर अगर देखिए तो बहुत से लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, ना ही एनिमल्स की बॉडी पर होता है। और नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं, जबकि जो आर्टिफिशियल हैं ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, यानी कि महंगे होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई फर्टिलाइजर के बेसिक क्लासिफिकेशन की, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब आगे देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स और कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स के टाइप्स में अगर देखा जाए तो उनमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग फर्टिलाइजर्स को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि अकार्बनिक उर्वरक, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि कार्बनिक उर्वरक। अब इससे हम लोग समझे क्या बेटा, अकार्बनिक है यानी कि उसमें कार्बन कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसमें कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है, 100% है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी कि अकार्बनिक उर्वरक होते हैं, ये खास तौर पर केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें कि सिर्फ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, सिर्फ वही चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें पोषक तत्व होते हैं। अब यहीं पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को भी हम लोग कई तरीके से डिवाइड करते हैं। कैसे? जैसे कि यहां पर अगर देखिए कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यानी कि नाइट्रोजन उर्वरक, भैया हम लोगों को पता है कि प्लांट्स जो हैं हमारे, उनमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनमें पैदावार बढ़ सके। तो हम ऐसे फर्टिलाइजर्स को डिजाइन करते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, और वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो हैं इनमें क्या होगा बेटा, इनमें सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कंटेन नाइट्रोजन नेसेसरी, यानी कि नाइट्रोजन 100% उसमें प्रेजेंट होगा, और नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल। भैया ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट एग्जाम्स में ये सबसे ज्यादा पूछा गया है बेटा। ठीक है भाई, देखिए क्लोरोफिल है यानी कि पर्णहरिम है। क्लोरोफिल का बेसिक कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो पौधों से हमें यील्ड यानी कि पैदावार ठीक ढंग से नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बैलेंस्ड बनाए रखता है, यानी कि संतुलित बनाए रखने में नाइट्रोजन का मेन रोल होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। भाई देखिए अमीनो एसिड की अगर हम लोग बात करें तो अमीनो एसिड क्या होता है बेटा, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, अमीनो एसिड तो है यहां पर, अमीनो एसिड से बनना है प्रोटीन, लेकिन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट मिलेगा। कभी भी किसी भी फूड आइटम के क्वालिटी को चेक करना है कि उसमें प्रोटीन कितनी मात्रा में है तो उसका नाइट्रोजन टेस्ट ही किया जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर ये अमीनो एसिड का भी मुख्य घटक होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इंप्रूव द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। भाई सीधी सी बात है, जिस चीज की पौधे को आवश्यकता है हम वही दे देंगे तो 100% है कि यील्ड यानी कि जो पैदावार है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, एनहांस हो जाएगी।
अब यहीं पर हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, मोस्ट कॉमन आप लोगों ने सुना होगा यूरिया। यूरिया के अलावा आप लोगों ने ये भी सुना होगा नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड जो बेटा नीम होती है, नीम का प्लांट होता है, ठीक है, क्लियर। अब नीम की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो निमौली होती है यानी कि नीम का फल, उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है यानी कि तेल, उससे यूरिया की कोटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से सॉइल पर इफेक्ट कम पड़ता है, ठीक है, क्लियर। इसलिए नीम कोटेड यूरिया का भी चलन इस समय पर चल रहा है। अब यूरिया क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है। अब यूरिया में सिंपल सी बात है बेटा, नाइट्रोजन के परसेंटेज को पूछा जाता है तो ये 46 to 47% आपका ये रहता है, ठीक है। तो 47% नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट होता है किसमें बेटा, यूरिया में, और ये नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर है, ठीक है। और ये आपका 47% कैसे निकाला गया है, तो ये आपका जो मॉलिक्यूलर मास होता है यूरिया का, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनका मॉलिक्यूलर मास यहां पर कैसे निकाला जाएगा भाई, इनके एटॉमिक वेट से निकाला जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 और परमाणु भार भी 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 16 होता है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक वेट 14। तो सिर्फ एटॉमिक वेट को कंसीडर किया जाएगा और फिर नाइट्रोजन के परसेंटेज को हम लोग इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आपका परसेंटेज है और ये 47% होता है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। अब यहीं पर अमोनियम सल्फेट की अगर हम लोग बात करें तो अमोनियम सल्फेट शुड नॉट बी यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली एज इट मेक्स सॉइल एसिडिक। अगर नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर्स में हम लोग यूरिया की बजाय किसका यूज करें, अमोनियम सल्फेट का अगर यूज करेंगे और वो भी फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार, तो उसकी वजह से सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी यानी कि अम्लीयता बढ़ जाएगी और जमीन ऊसर या बंजर हो जाती है, जिसकी की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है, क्लियर। और यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अगर ये सॉइल को एसिडिक बना देगा, अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन होता है और वो भी वेट के अकॉर्डिंग यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि इससे निकाला जाता है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अमोनियम सल्फेट का हम लोग फर्टिलाइजर की तरह तो यूज करते हैं लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं करते, क्योंकि ये एसिडिक बना देगा हमारे सॉइल को, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग बात करें बेटा, जो कैल्शियम सेनामाइड है यानी कि CaCN2, ये भी एक तरीके का नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर है। अब इसकी अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर की, ठीक है, तो जो कैल्शियम सेनामाइड है ये कैसे बनाया जाता है बेटा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग स्ट्रीम ऑफ नाइट्रोजन गैस ओवर हॉट CaC2 एट 1100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हम लोग 1100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग नाइट्रोजन की धारा को, स्ट्रीम को, यानी कि गैस को पास कराते हैं कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 पर, तो उससे हमें क्या मिलता है बेटा, कैल्शियम सिनामाइड मिलता है। ये जो रिएक्शन है CaC2 प्लस N2 और टेम्परेचर कितना है 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पर अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा, CaCN2 और प्लस कार्बन अलग हो जाएगा। तो ये आपका जो कैल्शियम सिनामाइड है ये भी आपका कैसे यूज किया जाता है बेटा, ये आपका एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है और इसमें आपका नाइट्रोलियम ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब कैल्शियम सिनामाइड जो है इट इज अ स्लो एक्टिंग मैन्योर हैविंग 19% नाइट्रोजन। ये परसेंटेज जरूर ध्यान दीजिएगा कि किसमें कितना परसेंटेज है, क्योंकि ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है बेटा। तो कैल्शियम सिनामाइड में 19% नाइट्रोजन होता है और वो भी बाय द मॉलिक्यूलर वेट यानी कि इनके अणुभार के आधार, ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर है हमारा मिक्स्ड फर्टिलाइजर, जिसमें कि आता है हमारा NPK। NPK क्या है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। भाई N से क्या है नाइट्रोजन, P से क्या है फास्फोरस और K से क्या है पोटेशियम। तो NPK उर्वरक जो कि मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहलाता है,
ठीक है। एनपीके मोस्टली हम लोग जैसे कि डीएपी भी यूज करते हैं गेहूं के खेतों में, एनपीके का भी यूज किया जाता है आलू और गेहूं के लिए, अलग अलग फर्टिलाइजर्स का यूज, तो ये मिक्स्ड फर्टिलाइजर है। अब यहां पर एनपीके को हम लोग किसान खाद, ठीक है, या किसान यूरिया, या अगर हम लोग देखें तो यहां पर एनपीके को किसान खाद या किसान यूरिया के नाम से जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों प्रेजेंट है, जैसे कि नाम से क्लियर है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रोफॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, और साथ ही साथ यूरिया अमोनियम फॉस्फेट है, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं किसके बेटा, मिक्स्ड फर्टिलाइजर यानी कि एनपीके के, ठीक है, किसके हैं, एनपीके के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स के नाम से जाने जाते हैं और इनमें सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं। यहीं पर हम लोग बात करें बेटा फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स की। भाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के बाद दूसरा क्या है बेटा, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। अब फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स में अगर देखा जाए तो इसमें मेन न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का यानी कि फॉस्फोरस उर्वरकों का मुख्य जो उर्वरक या मुख्य घटक है वो क्या होगा बेटा, फॉस्फोरस होगा। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस में क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, ठीक है। और ये द इफिशियंसी ऑफ फर्टिलाइजर डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट, मेथड ऑफ द फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एंड द क्रॉप स्ट्रेन, यानी कि जो फसल के उपभेदों पर निर्भर करता है कि हमें किस फसल, देखो हर एक खाद हर एक फसल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अलग अलग जो फर्टिलाइजर्स हैं, अलग अलग मिनरल्स, ये अलग अलग हमारे जो क्रॉप्स हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। किसी के लिए कम परसेंटेज चाहिए होता है, किसी के लिए ज्यादा। अगर हम सब में एक ही तरीके से यूज करेंगे तो 100% है कि यील्ड नहीं मिलने वाली है। इसलिए यहां पर जो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स हैं ये सॉइल और साथ ही साथ क्रॉप्स, फसलों के आधार पर यह हमेशा इनका परसेंटेज बदलता रहता है, ठीक है। इवन यहां पर अगर देखा जाए तो फॉस्फोरस किस में पाया जाता है, जो सेल होती हैं यानी कि कोशिका, भाई लिविंग बीइंग है, प्लांट हो एनिमल, बेसिक यूनिट क्या है, सेल। तो सेल में क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उनमें जो फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस सेल के डेवलपमेंट यानी कि कोशिका की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसलिए फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर पौधों की जड़ों में मुख्य रूप से वृद्धि करवाता है, यानी कि रूट डेवलपमेंट। भाई रूट डेवलप होगा तो सॉइल से जड़ों का निर्माण होगा, तो मिट्टी से ये पोषक तत्व को ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगी, ज्यादा ले पाएंगी तो उसकी वजह से पौधे की हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा और उसकी वजह से उत्पादन 100% है कि बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहीं पर दूसरी कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कि कृत्रिम उर्वरक या जैविक खाद भी इसको कह दिया जाता है। अब जैविक खाद की अगर बात करी जाए तो बेटा ये जैविक उर्वरक पौधे और जानवरों से ही प्राप्त होते हैं। भाई जैविक खाद है तो जो जीवित जंतु हैं उन्हीं से तो मिलेगा, यानी कि प्लांट और एनिमल से, ठीक है। और ये पौधे वृद्धि के लिए आवश्यक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो आपका सॉइल को उससे समृद्ध कर देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट 100% मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलेगा तो वो प्लांट की हेल्थ को अच्छा कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ जैविक उर्वरक मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर है, इनके अमाउंट को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। और इसी के कारण से जब ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं तो जो सॉइल में माइक्रोब्स रहते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी तो वो जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं, जटिल घटक है, उनको सिंप्लीफाई करने में मदद करेंगे। और यही सिंप्लीफाइड कंपोनेंट पौधों के लिए आवश्यक होते हैं जिससे कि उनकी वृद्धि अच्छी हो जाती है और ये हम लोगों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है या जंतुओं की सेहत के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग अगर देखें बेटा तो ये हरे भोजन के लिए, यानी कि जितने भी हम लोग ग्रीन वेजीज यानी कि हरी सब्जियां खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है
वही हरी सब्जियों में मिल रहा है और वही सारे कंपोनेंट हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और हमारी बॉडी की डिसीज रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, यानी कि बीमारी से बचने की जो क्षमता है बढ़ जाती है। अब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये कितने टाइप के होते हैं, या जैविक खाद की अगर हम बात करें यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये कैसे मिलते हैं हमें, ठीक है। तो एक तो है एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि कृषि अपशिष्ट, जैसे हमने कोई फसल लगाई, फसल को हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है हमारे एग्रीकल्चरल लैंड में यानी कि कृषि भूमि पर, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उससे भी मिलता है। या लाइव स्टॉक मैन्योर यानी कि पशुधन खाद, भाई हमने पशु पाल रखे हैं, उनको हम हरा चारा भी खिला रहे हैं, हरा चारा के साथ साथ उनको जो एग्रीकल्चरल फील्ड से हमें जो भी क्रॉप से जो बचा हुआ मटेरियल मिल रहा है, जैसे कि भूसा हो गया या धान का पैडी का हो गया, तो ये सभी चीजें खिलाते हैं, तो उससे जो हमें इनकी बॉडी से प्रोसेस होकर के गोबर मिलता है, डंग मिलता है, तो वही हमारा पशुधन खाद कहलाता है। उससे डीमेथिनेशन करने के बाद हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल जाता है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में प्लास्टिक को कंसीडर मत करिएगा, क्योंकि इससे खाद नहीं बनाई जाती है और इसको डिकम्पोज होने में काफी समय लगता है। और आप लोग जानते भी हैं कि बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है, ठीक है, क्लियर। तो ये इसीलिए, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी आपका क्या बनाया जाता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, इनसे जो वेस्ट निकलता है उससे भी खाद बनाई जाती है, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं। और वहीं म्यूनिसिपल स्लज, ठीक है, यानी कि जो नगर से मिलने वाला कीचड़ है, भाई हम लोग डेली क्या करते हैं, फिशेस रिमूव करते हैं, अपनी बॉडी से मल त्याग करते हैं, ये भी फर्टिलाइजर का यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। इन सब तरीकों से हमें क्या मिलता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब यही बायो फर्टिलाइजर्स की हम लोग बात करें बेटा, कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो बेटा जो जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें खास तौर पर क्या है बेटा, जो राइजोबियम है या ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल है, ये खास तौर पर बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। राइजोबियम किसमें पाया जाता है बेटा, पूरा नाम क्या है इसका, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो ये जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, रूट नोड्यूल्स, उसी में राइजोबियम रहता है। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ जाती है। इसीलिए मिक्स्ड कल्टीवेशन यानी कि जो मिश्रित खेती है उसका बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें यानी कि नीले हरे शैवाल, जिनको कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, तो ये साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों में मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये दोनों आपके क्या हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्लियर। वहीं अगर हम बात करें बेटा माइकोराइजा की, ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक यानी कि ये सहजीविता को दर्शाता है, ठीक है, सिम्बायोसिस को शो करता है। तो माइकोराइजा जो है, ये जो हमारे क्या है बेटा, हाई प्लांट्स हैं यानी कि उच्च पौधे हैं, उनकी जड़ों के साथ ये सिम्बायोसिस शो करता है। और सर्टिलिटी जो फंगी होते हैं यानी कि सर्टिलिटी कवक होते हैं, उनके साथ ये क्या करता है, जड़ों का सहजीवी है एक तरीके से, कि जो बड़े प्लांट हैं उनकी जड़ों से ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा और साथ ही साथ खुद भी प्रोलिफरेट होगा और उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये सहजीविता है, शो करता है माइकोराइजा, और ये भी आपका बायो फर्टिलाइजर की एक कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें बेटा, तो ये सभी करते क्या है बेटा, ये पानी और पोषक तत्व के इनटेक को यानी कि पौधे के द्वारा जो इनटेक किया जाता है इन सभी घटकों का, उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ उपज में ये वृद्धि कर देते हैं यानी कि पैदावार में बढ़ावा कर देते हैं। अब भाई अभी तक तो हम लोगों ने कितने टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं ये सारी चीजें जान ली, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि इनके लाभ क्या होते हैं यानी कि उर्वरकों के फायदे क्या हैं, ठीक है। उर्वरकों के फायदे क्या हैं, तो उर्वरकों के फायदे में अगर देखा जाए तो इनका आसानी से परिवहन हो सकता है, इनका भंडारण हो सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ इनको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यानी कि खेतों में डाल सकते हैं,
ठीक है। तो उर्वरकों को आसानी से भाई हमने स्टोर कर लिया, कहीं से भी ले आए, खरीद लाए, तो भंडारण हुआ। भंडारण के साथ साथ इनको हमें जब भी यूज करना है हमने यूज कर लिया आसानी से, ठीक है। और साथ ही साथ ये विशिष्ट पोषक तत्वों की आपूर्ति करके हमें क्या करते हैं बेटा, हमें अलग अलग फसल के लिए अलग अलग उर्वरक का चयन करना पड़ता है। हमें यह पता होना चाहिए कि किस फसल के लिए या किस पौधे के लिए कौन सा पोषक तत्व अति आवश्यक है, और जहां पर हम लगा रहे हैं वहां पर मिट्टी में यानी कि सॉइल की हेल्थ क्वालिटी चेकअप भी कराना होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सॉइल हेल्थ कार्ड भी चलता है। और ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये क्या करेगा बेटा, ये मिट्टी के में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कौन कौन से नहीं है, उसी के आधार पर हमें फर्टिलाइजर को सेलेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये आसानी से जितने भी उर्वरक हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में घुल सकते हैं, और इसकी वजह से हम लोग इनका छिड़काव भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये छिड़काव के साथ साथ यानी कि इनको आसानी से हम पानी में घोल सकते हैं और ये आसानी से मिट्टी में पहुंच जाते हैं, और पौधों को जो केशिकीय जल मिलता है, केशिकीय जल के साथ साथ ये पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहीं पर एडवांटेजेस में हम लोग देख रहे हैं लाभ क्या है, तो दे हैव अ रैपिड इफेक्ट ऑन द क्रॉप, यानी कि फसलों पर ये बहुत तेजी से प्रभाव अपना दर्शाते हैं या शो करते हैं, और फसलों की उपज में वृद्धि भी कराते हैं, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उनका सबका भरण पोषण हो सकता है, ठीक है। और हम लोग ज्यादा हुआ तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो कि आप लोग देखते भी हैं, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है इसका लार्जेस्ट पोर्शन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, क्लियर। और साथ ही साथ इनको अगर देखा जाए तो ये प्रीडिक्टेबल भी है, यानी कि हम लोग आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमानित कर सकते हैं कि अब की हमने इतनी खाद डाली है तो इतनी पैदावार होगी, और इसका इफेक्ट भी सामने हमें शो होता है। अब यही इनके एडवांटेजेस के बाद हम लोग बात करते हैं बेटा इनके डिसएडवांटेजेस, यानी कि उर्वरकों से क्या नुकसान होता है, यानी कि हानि होती है। भाई दोनों चीजें जानना है हमें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर सबसे पहली चीज, जितने भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये क्या होते हैं बेटा, महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, उर्वरकों में अवयव त्वचा और श्वसन प्रणाली के लिए यानी कि हमारी स्किन और रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि कोई किसान है जो कि अपने खेतों में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और उसको स्प्रिंकल करते हुए उसने ढंग से मास्क नहीं लगाया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो केमिकल्स है वो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचे और किसान खुद निपट गया। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और ऐसा होता भी है, ठीक है, क्लियर। और साथ ही साथ ये स्किन में पड़ गए तो हमारी स्किन को भी डैमेज कर देंगे, तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है फर्टिलाइजर्स का यानी कि उर्वरकों का, ठीक है। और एक्सेसिव यूज यानी कि अगर हम इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, खेतों में अगर डाल देंगे, मान लेते हैं यूरिया ही है, यूरिया को अगर ज्यादा डाल दिया और पेड़ के बहुत नजदीक डाल दिया तो ये प्लांट को जला भी देते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप पूरी खराब हो गई और पैदावार तो मिलनी ही नहीं है, ठीक है। और इनकी वजह से फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज की वजह से जो सॉइल की खुद की फर्टिलिटी है यानी कि खुद की उर्वरकता है वो भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, और फिर अगली फसल के लिए ये अच्छी पैदावार नहीं दे पाती है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा, इसीलिए सभी लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। लीचिंग अकर्स एंड द फर्टिलाइजर रीजेस टू रिवर्स कॉजिंग यूट्रोफिकेशन, यानी कि देखो निश्चालन क्या होता है, ठीक है, लीचिंग यानी कि निश्चालन। हमने खेतों में इस्तेमाल किया, वर्षा वृष्टि हुई, पानी गिरा, अब ये मिट्टी के साथ साथ भाई जब पानी गिरता है तो मृदा अपर्दन होता है यानी कि मिट्टी का कटाव यानी कि सॉइल इरोजन होता है। अब ये केमिकल्स पहुंच गए रिवर्स में, अब रिवर्स में जब पहुंच जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, यूट्रोफिकेशन कॉज कर देंगे, यानी कि नदियों में केमिकल्स की वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है यानी कि जल का पारिस्थितिक तंत्र है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है सबका फसल से ही यानी कि खाने से ही या पौधों के उत्पादन से ही यहां पर क्या होता है बेटा, पौधों के उत्पाद से ही उनका पेट नहीं भरता है, ठीक है। उनका कैसे भरेगा, उनका भरने के लिए कई सारे लोग हैं जो कि
एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, फिशिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम होगा। तो ये तो बात हो गई निश्चालन के। वहीं लॉन्ग टर्म यूज रिड्यूस द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड डिस्टर्ब द पीएच ऑफ द सॉइल। भाई ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे अगर उर्वरकों का, तो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होती है, यानी कि जो पीएच मान होता है, वो क्या हो जाएगा, वो 100% है कि खराब हो जाएगा, एसिडिटी या बेसिसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से उत्पादन यानी कि प्रोडक्टिविटी सॉइल की घट जाती है। और साथ ही साथ जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि मिट्टी को अच्छा बनाए रखते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, खराब हो जाएंगे। ठीक है, अब उर्वरकों के यूजेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यानी कि यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो किस तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं इनका उपयोग, पौधों के अतिरिक्त पोषक तत्व, भाई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड करेंगे। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे तो यील्ड बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ ये फसलों में उपज सुधार से जोड़ा जाए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था यानी कि हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति में फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ा योगदान है, यानी कि जो उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, क्लियर। और इसको डायरेक्टली उससे जोड़ा गया। तो यहां पर बेटा अब नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स को हम लोग कहां पर यूज करते हैं, लॉन्स में। देखिए आज के समय पर आप देखिए तो बहुत सारे लोग अपना क्या करते हैं बेटा, लॉन तैयार करते हैं। ठीक है, और ये लॉन्स जो हैं अलग अलग, जो आपके अगर सोसाइटी में देखें कहीं बर्थडे पार्टी हो रही है या कहीं किसी की मैरिज एनिवर्सरी है या किसी की मैरिज ही है, तो वहां पर लॉन्स बनाते हैं। तो लॉन्स में भी फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ताकि जो वहां पर ग्रास है, घास है, वो हमेशा हरी बनी रहे। ठीक है, क्लियर। तो लोग फार्म हाउस का भी डेवलपमेंट करते हैं, तो वहां पर भी हरा भरा माहौल बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, अब यहां पर और क्या यूज है, जैसे कि जैविक खाद की अगर हम बात करें, तो ये क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमेशा जो सॉइल है हमारी यानी कि मिट्टी है, उसके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने में बहुत मदद करती है। और यहां पर अगर देखा जाए तो बेटा जो गार्डनर्स होते हैं, ये खास तौर पर जो आपका बागवानी होती है, बागवानी की अगर हम लोग बात करें तो बागवानी में हम लोग खास तौर पर अलग अलग फ्रूट्स को ईल्ड में कन्वर्ट, फ्रूट्स की ईल्ड लेते हैं, यानी कि अलग अलग बाग ले लिए। अब बाग में आम के बाग हैं, अमरूद के बाग हैं, तो अलग अलग बागों को हम बनाते हैं, तो वहां पर भी पैदावार बढ़ाने के लिए इन फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर कहीं पर हमें पता चला है कि मिट्टी में पोषक तत्व कम है, सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बनवाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जिन पोषक तत्वों की कमी है उन पोषक तत्वों को ऐड ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट द डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विद सच फीवर रिसोर्सेज। भाई अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि जिस हिसाब से लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो उन सब का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है, और इसी के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ताकि उत्पादन बढ़ सके और सॉइल फर्टिलिटी को सही किया जाए। साथ ही साथ जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, पेस्ट देखो अगर कोई अतिथि आता है, बिना बताए कोई आ गया, 1 से 2 दिन तक अगर वो रह रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ वो गेस्ट है, लेकिन अगर वही सरदर्द बन जाए, वो महीने भर रुका हुआ है, 2-3 महीने 6 महीने तक रुका हुआ है, तो वो कष्ट देता है, तो वो होते हैं पेस्ट। ठीक है, तो यहां पर जो कीट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उत्पादन को घटा देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनके रिमूवल के लिए भी डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, और साथ ही साथ पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये सभी डिफरेंट फैक्ट्रीज से, अलग अलग उद्योगों से इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए तो जो यहां पर कीटनाशक हम लोग यूज करते हैं, कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल हम लोगों की हेल्थ पर भी इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, इफेक्ट कैसे कॉज करेगा भाई, जो केमिकल्स हैं, प्लांट को हमने दिया, प्लांट ने उससे फ्रूट का डेवलपमेंट किया, अब फ्रूट में वही हार्मफुल केमिकल्स हैं, हमने खा तो लिया लेकिन अब वो हमारे डाइजेशन को बिगाड़ दे रहे हैं, और डाइजेशन को बिगाड़ दे रहे हैं तो 100% है कि प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से जो सॉइल की अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो गई तो 100% है, कोई भी हम बीज लगाएंगे तो वो अच्छे से स्प्राउटिंग होगी उसमें और वो ग्रो करेगा, जिसकी वजह से हमें यील्ड अच्छी ही मिलनी है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अलग अलग जो फर्टिलाइजर्स है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर, इन सभी को हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का वर्क क्या होता है बेटा? पोटेशियम का वर्क होता है, देखिए यहां इस पॉइंट को समझिएगा क्योंकि इन पॉइंट से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके बनते हैं बेटा। पोटेशियम की अगर बात करी जाए तो ये पौधे के डंठल को, यानी कि जो प्लांट है उसका स्टाक और स्ट्रॉज को मजबूत करने का काम करते हैं, ताकि प्लांट सीधा रहे, उसका डंठल मजबूत रहे और प्लांट सीधा खड़ा रहे, गिर ना जाए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बेटा फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो होते हैं बेटा, ये खास तौर पर ये रूट के डेवलपमेंट यानी कि जड़ों के निर्माण के लिए और बीज के निर्माण में खास तौर पर मदद करते हैं और इसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं। भाई पौधे की जड़ें बढ़ेंगी तो वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा ले लेगा और इसकी वजह से सीड का डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा और तेजी से होगा। वहीं जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है बेटा, ये क्या करते हैं बेटा? ये ग्रीन कलर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है बेटा किसका कंपोनेंट है? क्लोरोफिल का एक कंपोनेंट है, पर्णहरिम का, और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी और फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी तो प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो यील्ड अच्छी मिलनी है। ठीक है, यहीं पर अगर हम लोग बात करें बेटा, तो होता क्या है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा? पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं और साथ ही साथ प्लांट को डिसीज रेजिस्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर पोषक तत्व की कमी नहीं रहेगी तो प्लांट में डिसीज नहीं लगेगी, डिसीज नहीं लगेंगी तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी या यील्ड जो है वो हमेशा क्रॉप की अच्छी रहेगी। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखा जाए बेटा, तो जो एसिटोबैक्टर होते हैं, राइजोबियम जो है, एसिटोबैक्टर और राइजोबियम, ये दो खास तौर पर उपयोग किए जाने वाले आपके बायो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं, यानी कि जैव उर्वरक कहलाते हैं। ये खास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहीं पर हम लोग अगर बात करें बेटा कि जो कई सारे हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, यानी कि पर्यावरण कि क्या होते हैं बेटा, पर्यावरण को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाते और साथ ही साथ ये पैथोजेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पैथोजेंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो 100% है कि प्लांट में कोई भी रोग नहीं लगेगा और इसीलिए इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे फर्टिलाइजर्स और उसके डिफरेंट टाइप्स और क्यों हम लोग इनका यूज करते हैं और इससे रिलेटेड पॉइंट जो जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट एग्जाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।